गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और कुछ सेलेक्टेड का मैंने डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया भी है, कैसे कैसे आपको उसको फाइंड आउट करना है। और कुछ मैंने आपको वर्क भी दिया है कि कैसे वर्क को आपको कंप्लीट करना है। और मैंने ये भी बोला है कि PDF आपको मिल जाएगा जितना भी डायमेंशनल फार्मूला है और उसके फार्मूला और उसका डायमेंशनल फार्मूला का आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और जो बच्चों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है वो काइंडली इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को देखें, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज आपको आगे का टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब अगला टॉपिक है आपका यूज ऑफ डायमेंशन। तो ये यूज ऑफ डायमेंशन में बेसिकली आपको 3 तरह का यूज है, इसका एक एक करके समझाएंगे और एक एक का सब का बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ों को डील करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला यूज आएगा कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, या उसी को होमोजेनिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी आपका फॉर्मूला है तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उसको चेक करना है, उसको जानना है। तो ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक होगा, तो उसका रूल है कि जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का LHS का टर्म और RHS का टर्म, मतलब LHS का साइड और RHS का साइड दोनों आपस में डायमेंशनली बराबर होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, यदि आपका कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी टर्म है, ठीक है, अगर वो फॉर्मूला आपका एक से ज़्यादा के टर्म में है, एक से ज़्यादा के टर्म में कहने का मतलब आपका ये है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी लिखा और एक फिजिकल क्वांटिटी लिखने के बाद दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लिखने से पहले बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, तो प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा तो उसमें जितने क्वांटिटी इंक्लूड हो रहे हैं सारे का डायमेंशनल फार्मूला आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा, मैं बता रहा हूँ अभी जैसे जैसे बोल रहा हूँ। और तीसरा आपको काम ये करना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी आपका मल्टीप्लिकेशंस में हो या डिविजन्स में हो, ठीक है ना, तो वो आपका एज ए सिंगल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करके चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ बात आपको क्लियर हुआ होगा और कुछ बात आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो देखो समझो, पहले यहाँ पे सबसे पहला यूज़ आप पहले समझ लीजिए कि क्या है। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए तो तरीका मैंने आपको बताया ही कि तरीका क्या है। तो तरीका यही है कि LHS का साइड और RHS का साइड आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, जो कि आपका फार्मूला ये अपने स्कूल लेवल में पढ़ के आया है, 9th में या 10th में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस फार्मूला के बारे में। फार्मूला है आपका V = U+AT, ठीक है, V = U+AT। अब इस इक्वेशन को आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इस इक्वेशन को आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, मैंने आपको तरीका ये बताया है, ध्यान से समझना कि इसमें जो तुम्हारा LHS का टर्म है, LHS वाला जो टर्म है, और ये पूरा का पूरा टर्म आपका RHS का है। पहले चीज़ को क्लियर कर लीजिए, ठीक है, RHS का है। और इसमें मैंने आपको ये भी बोला है बाबू, क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये बोला है कि अगर आपने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखा और दूसरा फिजिकल और बराबर का साइन लगाया और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी अगर आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी लिखने के बाद बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, एक फिजिकल क्वांटिटी लिखने के बाद अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, जैसे यहाँ पे U और देन प्लस तब AT लगाए हैं, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अलग लिखेंगे और इसका डायमेंशनल फार्मूला अलग लिखेंगे। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि अपने अगर जैसे जैसे फार्मूला लिखा, ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने लिखा है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपका अगर प्रोडक्ट के टर्म में है या मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, तो एज ए आपका वो सिंगल क्वांटिटी ही कंसीडर किया जाएगा। पहला चीज़ एकदम दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो ये V = U+AT है, तो इधर का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, इधर का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और सबको कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। और दोनों साइड का जो डायमेंशनल पे पावर, मतलब कि बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है, पावर अगर आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। कैसे है, अब इस बात को थोड़ा यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, इसको साइड में रखिए, ठीक है। आपके सामने क्या है, V = U+AT है, V = U+AT है। तो देखो फ्रॉम LHS, पहले LHS से चलते हैं, ठीक है।
और LHS में है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 L t का पावर -1, m0 L t का पावर -1, ये वेलोसिटी का तो होता ही है, ठीक है। फिर हम RHS साइड में जाएंगे, RHS साइड में आएंगे, RHS साइड में आएंगे, RHS में साइड में आएंगे तो पहला टर्म यहाँ पे है u, ठीक है, पहला टर्म प्लस के बाद दूसरा टर्म है, तो इसका अलग सेपरेट लिखेंगे और इसका अलग सेपरेट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, इसका भी हो जाएगा m0 LT का पावर -1। फिर दूसरा टर्म आपका क्या है AT, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आपको पता है कि LT का पावर -1 होता है और ये टाइम है, तब टाइम का क्या हो गया, T हो गया, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये LT का पावर -1 हो जाएगा और इसको आप लिखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा m0 LT का पावर -1 हो जाएगा। अब इसको दोनों साइड अब कंपेयर करिए पावर से, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, तो इसको साथ इसको कंपेयर करिएगा, इसके साथ इसको कंपेयर करिएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 0 है तो यहाँ पे भी पावर 0 है, u के साथ, l के साथ पावर 1 है तो यहाँ पे भी l के साथ पावर 1 है, t के साथ यहाँ पे है तो t के साथ यहाँ पे -1 है, ठीक है, और इधर का देख लो तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे l और यहाँ पे t1, मतलब दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि आपका जो LHS है, LHS बराबर आपका क्या हो गया, ये RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 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 इट इज डायमेंशनली 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 क्या, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही सारे का निकालना होगा, दूसरा निकालो, दूसरा यहाँ पे दिया है तो आप लोग खुद से करिएगा, ये खुद से थोड़ा आप करके ट्राई मारिएगा कि क्या है, तो ये है v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बच्चा लोग, यहाँ पे v² का निकलेगा तो इतना होगा, ठीक है, LHS साइड से, फिर RHS साइड से निकला u² का, तो u² का इतना होगा। अभी आपको जस्ट समझाएं कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन हम लोग नहीं लिखेंगे, बचा as, तो AS का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देख लो AS का कैसे निकाला है, तो AS का देख लो कैसे निकला है, AS का आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका AS 2 का नहीं निकला, एक्सेलरेशन का LT का पावर -2 हो गया और लेंथ ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस बोल सकते हो, ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसका L हो गया, तो ये क्या हो गया, LT के पावर L2T के पावर -2, ठीक है ना। तो दोनों साइड कंपेयर कर लेना, ठीक है, आप v² से कंपेयर करो तो v² का इतना ही आया होगा, m0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, m0 L² t के पावर -2 LHS साइड में, फिर u² का भी इतना ही आया होगा, m0 L² t -2, ठीक है, और 2as का भी इतना ही आया हुआ है, यह है m0 L² t के पावर -2, ठीक है ना। तो ये है आपका LHS का साइड, ये है आपका RHS का साइड, ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये LHS और RHS फिर से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, यस इट इज डायमेंशनली क्या, कंसिस्टेंट, तो ये फॉर्मूला आपका डायमेंशनली क्या है, कंसिस्टेंट है। तो आई होप ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी फॉर्मूले हैं सबको ऐसे ही हम लोग निकालेंगे और भी आपके सामने एग्जाम्पल्स में आएगा, ठीक है, और भी मैंने एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, और भी आपके सामने एग्जाम्पल्स में आएगा, देख लीजिए। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT², इसको भी चेक किया है, ठीक है, तो s का निकाला तो l हो गया, ut का निकाला तो इसका भी l आया, AT² का निकाला तो इसका भी l आया, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में लिख दिया यस इट इज डायमेंशनली क्या, कंसिस्टेंट, यस इट इज डायमेंशनली क्या, कंसिस्टेंट। तो आपको ये पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आ रहा होगा कि कैसे बेसिकली हमको चेक करना है कि कौन सा डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा और कौन सा डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर LHS बराबर RHS नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट आपका नहीं होगा, अगर LHS बराबर RHS नहीं होगा तब वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में क्वेश्चन ये दिया हुआ था करने के लिए, यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, t बराबर 2 पाई √L/g L/g होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये L/g ही होना चाहिए,
L/2 है, ठीक है, देखिएगा चेक करके, ठीक है, इधर साइड का और इधर साइड का आप डायमेंशन निकाल के निकालिएगा, मतलब ये 2 पाई का नहीं होगा और यहाँ पे 2 का नहीं होगा, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम आना चाहिए। इधर ये आपका काइनेटिक एनर्जी और इधर है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी आप डायमेंशन निकाल के देखिएगा। LHS और RHS का साइड आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट के टर्म में है, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट के टर्म में है, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट के टर्म में है, तो इसको एज ए हम एक सिंगल क्वांटिटी ही मान के चलेंगे, ठीक है। अगर यही प्लस या माइनस रहता तो सेपरेट सेपरेट करके निकालना पड़ता, जैसे जैसे सेपरेट सेपरेट मैंने आपको करके निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। तो ये पहला रूल था कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आपको कैसे चेक करना है, क्लियर है, ये इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप घर पे बैठ कर ट्राई करिएगा, ठीक है, और इसको चेक कीजिएगा कि क्या है नहीं है। चलो बाकी दूसरा आएगा, दूसरा आपका आएगा, दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका फॉर्मूला डिड्यूस करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको डिड्यूस करना है, कि कैसे फॉर्मूला आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कहने का क्या है कि डायमेंशनल क्वांटिटी के हेल्प से, ठीक है, डायमेंशनल क्वांटिटी के हेल्प से मतलब डायमेंशन के हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे। तो कैसे वो डिड्यूस करेंगे, तो उसका कुछ रूल्स है, कुछ मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड नंबर 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेथड नंबर 2 आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा नंबर जो मेथड है, दूसरा नंबर ये मेथड है, ठीक है, दूसरा नंबर ये मेथड है। दूसरा नंबर मेथड आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, deduce the dimensional formula of physical quantity, जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आप फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिड्यूस कीजिए, किसके मदद से, तो डायमेंशंस के मदद से। तो कैसे वो डिड्यूस होके कैसे वो आएगा, ठीक है, इसको भी हम आपको डील कर देंगे, समझा देंगे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्यार से पहले आप अपने कॉपी में लिखिए, इसको बाद हम इसको समझाते हैं। यहाँ पे टाइप करने वाले ने ये लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखा था, मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पे समझा दिया है। अब ये कैसे है, तो जब तक आप इसको देखना है, समझना है, जब तक ये जो टर्म लिखा हुआ है, जब तक ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा नहीं करिएगा, ठीक है ना, जब तक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करिएगा आपको समझ में आने वाला नहीं है टर्म। क्या है क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कहता है ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ आपका L है, वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे न्यू लिखाएगा ऐसे, इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं, NU, इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू, ठीक है। इफ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब M/L ऑफ ए स्ट्रिंग इज M एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन आपका T है। कंसीडरिंग न्यू, यहाँ पे फिर है न्यू जो है डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड टेंशन, मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग के लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपका डिपेंड करता है उस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है, जो तनाव आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले हमको एक छोटा सा इसमें कंसीडरेशन देख लीजिए। हम यहाँ पे बोर्ड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, बोर्ड कंसीडर कर लेते हैं, देन हम आगे आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले, देखो बाबू क्या कह रहा है, थोड़ा सा टर्म को समझना, क्या क्या है, देखो ध्यान से। पहले आप गिवन आपके सामने क्या क्या, पहले एकदम प्यार से समझ लो, एकदम अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। कोई एक स्ट्रिंग है,
ठीक है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फिर आपका एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर आपका एम क्या है? एम है आपका मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। टी क्या है? टी आपका टेंशन है। टी आपका क्या है? तो टी आपका टेंशन है, ठीक है ना। आपको न्यू जो है, ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये लेंथ पे, मास पे और टेंशन पे, ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, आपको क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? ये जो न्यू है, न्यू डिपेंड करता है, मतलब प्रोपोर्शनल है। डिपेंड करना मतलब प्रोपोर्शनल है किसके किसके? तो ये है आपका प्रोपोर्शनल एल का, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर मास पर यूनिट लेंथ का, एम का, और ये किसका? टेंशन टी का, तो टी का। और इसको हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला के टर्म में। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? तो डायमेंशनल फार्मूला के टर्म में लिखेंगे तो इस पे पावर लगा देंगे ए। अभी नहीं पता इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है। एल पे पावर लगा दिए ए, एम पे पावर लगा दिए बी, और टी पे पावर लगा दिए सी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लगाएंगे कोई कांस्टेंट, और देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एल का पावर ए, एम का पावर बी, और टी का पावर सी। ये टेंशन है, टेंशन एज ए फोर्स, ठीक है। टेंशन एक तरह का फोर्स ही होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिखेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का हो, चाहे वो राइट हैंड साइड का हो। चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी हो, चाहे वो राइट हैंड साइड का क्वांटिटी हो, दोनों साइड का डायमेंशन लिख के जो भी बेस क्वांटिटी है, ठीक है, सारे बेस क्वांटिटी के पावर को इक्वेट करके जो आपका कांस्टेंट टर्म है ए बी सी, इसका हम निकालेंगे वैल्यू। करेंगे क्या? पहले सुन लो। दोनों तरफ एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे उसका डायमेंशनल फार्मूला पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का। लिखने के बाद जो बेस क्वांटिटी के ऊपर पावर जो रेज हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड के पावर को एम के पावर को एम से इक्वेट करेंगे, एल के पावर को एल से इक्वेट करेंगे, टी के पावर को टी से इक्वेट करेंगे, और इक्वेट कर देने के बाद फाइनली आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? तो ए बी और सी का वैल्यू निकलेगा। जब ये ए बी सी का वैल्यू निकल के बाहर आएगा, ठीक है, तो उन सारे वैल्यू को ले आके इस इक्वेशन में, ये जो हम मानेंगे इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लाके हम इसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपके सामने एक रिजल्ट आ जाएगा, और वही उसका क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे आ जाते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी है सर। न्यू आपका फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L0 t का पावर -1। m0 L0 t का पावर -1 होगा ही। आगे आ जाइए। फिर है लेंथ, ठीक है। लेंथ, अगला है लेंथ। तो लेंथ का तो लेंथ ही L ही होगा, तो इसका डायमेंशन फार्मूला लिखो तो ये हो जाएगा m0 L T0, ठीक है। फिर अगला लिखो m है आपका मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/L, ठीक है। तो m/L को कैसे लिखोगे? तो हो जाएगा m और ये L का पावर -1। फिर है आपका T है टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स को कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा mLT का पावर -2। mLT का पावर -2 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका पर्टिकुलर टर्म है सबका फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना, सबका डायमेंशनल एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया? तो फ्रीक्वेंसी का हो गया m0 L0 t का पावर -1, m0 L0 t का पावर -1। फिर बराबर k है,
के है, ठीक है, एल, तो m0 l t का पावर 0, इसका पावर है a। चलो आगे आ जाओ, m है आपका m, मास है, तो ये हो जाएगा ml-1, ठीक है, इसका पावर हो गया b। फिर आगे आ जाओ, फिर आपका t टेंशन, तो mlt-2 हो गया और इसका पावर हो गया c। क्लियर? अब जो भी है बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, तो ये देख लो, ये हो गया m0 l0 t का पावर -1, बेस सेम, देखो m वाला m, तो ये 0, ये खत्म, m वहाँ है, तो यहाँ पे m का पावर b प्लस c हो जाएगा। m यहाँ पे m है, ये इसका पावर b है, इस यहाँ पे m है, इसका पावर c है, तो बेस सेम पावर जुट गया। l को देख लो, तो l लिख लो, l a यहाँ पे है, यहाँ पे -b है प्लस c, तो a -b है ना, और c, तो यहाँ पे प्लस c। देखो यहाँ पे l का पावर a, b का पावर -b हो जाएगा, c का पावर l का पावर c, तो यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। t वाला आ जाओ, t वाला देख लो, t वाला और कहीं है, t वाले को पकड़ो, यहाँ पे है, तो t का पावर -2 है, तो -2c हो जाएगा, यहाँ पे -2c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी आपका बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी के सारे टर्म्स को, मतलब सारे पावर्स को, LHS साइड का पावर और RHS साइड का पावर को, m के पावर को m से इक्वेट करेंगे, l के पावर को l से इक्वेट करेंगे, t के पावर को t से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्या लिखेंगे, अगला ये होगा, अगला, ठीक है, दोनों साइड के पावर को इक्वेट करो, तो चलो, तो यहाँ पे लिखे, अगले पेज में देखते हैं। नाउ equating the exponent मतलब पावर, एक्सपोनेंट या इसी को बोलेंगे क्या, पावर ऑन बोथ साइड ऑफ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। चलो m वाले को m से इक्वेट करो, तो m वाले को m से इक्वेट करो, तो देख लेते हैं। तो b प्लस सी बराबर 0, तो लिख ले यहाँ, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 0, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, b प्लस सी बराबर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे आ जाइए, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, इसमें देख लो, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन 2। फिर आगे आ जाओ, अगला टर्म देख लो, अगला कौन है, -2c बराबर 1, ठीक है, -2c इज इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू हो गया 1/2। जब c का वैल्यू हो गया 1/2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समझते चलिए, सिंपल चीज़ है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 0, तो b इज इक्वल टू हो गया -c, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि b का वैल्यू हो जाएगा -1/2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो a माइनस बी प्लस सी बराबर हो गया 0, ठीक है ना। अब a का मान निकालना है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस सी, तो a बराबर b का मान है -1/2 और c का मान है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1/2 मतलब -1 हो जाएगा। a का वैल्यू a
एक का वैल्यू कहाँ कितना निकला है, लेट मी चेक। ए माइनस बी प्लस सी, तो ए का मान मैं देख लेता हूँ कहीं क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है। पहला है ए प्लस सी, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो रहा है। मास पर यूनिट लेंथ, m0 L0 t का पावर -1 हो गया, तो यहाँ पे C का वैल्यू 1/2 आया है, B का वैल्यू -1/2 आया है, A का वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगा। देख लो इसको सॉल्व करके, -1 हो गया, ठीक है। थोड़ा इधर उधर वैल्यू लिखा गया था। चलिए देखिए, इसके बाद इक्वेशन आपका क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन इधर आ जाओ। इक्वेशन कौन सा कंसीडर किए थे, इक्वेशन मैंने कंसीडर किया था इसको ए नहीं 1 नहीं ए ले लीजिए, ए ले लीजिए। क्या है इक्वेशन देख लीजिए, न्यू के एल का पावर ए एम का पावर बी टी का पावर सी, न्यू के एल का पावर ए एम का पावर बी टी का पावर सी। चलो, न्यू के एल, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है -1, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, एम, बी का वैल्यू कितना है, तो ये है -1/2, टी, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है आपका 1/2, तो ये 1/2 हो गया। चलो, तो ये न्यू इज इक्वल टू, इसको तो हम लोग k/l लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट, टी के लिए लिखें तो टी के लिए हो जाएगा ये टी, और ये नीचे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा m, ठीक है। तो ये आ गया आपका जो न्यू का फॉर्मूला होता है, ये आपका न्यू का फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। कैसे निकला आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा टर्म है, आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें, ठीक है, सब चीज़ समझ में आपको आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। चलो आगे आ जाओ, अब इसमें अगला जो है, अगला देख लें। इसके बाद ये क्वेश्चन फर्स्ट को मैंने सॉल्व किया, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी, ठीक है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कंसीडरिंग दैट इट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, मास ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब एम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है, बना के ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बनाना है। इसका क्या होगा, वैसे ही फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, और इसका क्या होगा, वैसे ही फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कंसिडरिंग दैट इट डिपेंड अपॉन लेंथ, ठीक है। टाइम पीरियड जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, तो एल का पावर ए हो जाएगा,
मास तो m का पावर b हो जाएगा, m का पावर b हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g का पावर c हो जाएगा। इधर का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, इधर इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, m के पावर को m से इक्वेट करेंगे, l के पावर को l से इक्वेट करेंगे, t के पावर को t से इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे, और कांस्टेंट का मान निकालने के बाद ऊपर में ले आके जो ABC है उसके ऊपर पुट करेंगे, पुट करके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका डिजायर फार्मूला है आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा इसको मैं फिर ये दोनों को अगले वीडियो लेक्चर में इन दोनों को डील कर दूंगा, ठीक है। अभी ये दूसरा ही चल रहा है, डिड्यूस द फार्मूला बाय डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका आएगा यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन कैसे करता है, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको बदलना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक ये 2 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।